आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा ने ऑपोजिशन के रवैये को बताया अफसोसनाक। निशिकांत दुबे ने भी बदउनवानी से मुतालिक ऑपोजिशन लीडर से पूछे 10 सवाल। मुल्क की पार्लियामेंट, हुकूमत और मईशत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र काबीना की तौसी के ताल्लुक से हलचल तेज। नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा कि 14 दिसंबर को होगी काबीना की तौसी। सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों के कानून पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दहशतगर्दी से मुताल्लिक मामलों पर जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर NIA के छापे। आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी तलाशी मुहिम जारी। आलमी शतरंज चैंपियनशिप का 14वां और आखिरी राउंड जारी। भारत के डी गोगेश के पास सबसे नौजवान चैंपियन बनने का मौका। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में आज इबादत गाहों के एक्ट 1991 के जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकज की अर्जी पर हलफनामा दाखिल करेगा। CJI संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत कर रही है, अदालतें कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं करेंगी। मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ इल्जामात लगाए। ये काबिले मजम्मत है, ये अफसोसनाक और मज़ाहिया खेज है। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बीजेपी सोरोस मामले पर कांग्रेस पर मुसलसल हमलावर है। राज्यसभा में हुक्मरां जमात के लीडर जेपी नड्डा ने आज फिर कांग्रेस से सवाल किया कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के दरमियान क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने आईनी ओहदे और चेयरमैन की तौहीन की है। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस समेत ऑपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया कि वो गैर मुल्की तंजीमों और लोगों के जरिए मुल्क की पार्लियामेंट, हुकूमत और मईशत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा के वक्फा सिफर के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने पूछा कि कश्मीर को अलग मुल्क बनाने वाली तंजीम से राहुल गांधी के क्या ताल्लुकात हैं, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं,
कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा बदउनवानी का इल्जाम था। राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और जॉर्ज सोरोस के दरमियान क्या ताल्लुक है? सोरोस और गांधी खानदान के दरमियान क्या ताल्लुक है? सोरोस ने सबसे ज्यादा रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को दी। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का क्या ताल्लुक है? सोरोस ने बहुत से फंड्स बनाए हैं। उन्होंने इन फंड से कांग्रेस के 300 लोगों को रकम दी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर कितना पैसा खर्च किया और सोरोस फाउंडेशन ने इसमें कितनी रकम दी है? मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस मामले पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में इन दोनों की तस्वीरें भी दिखाई। वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। और संभल से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जिला इंतजामिया ने जियाउर रहमान बर्क को नक्शा पास कराए बगैर घर बनाने पर शो कोज नोटिस भिजवाया है। नोटिस में कहा गया है कि दीपा सराय में जारी तामीराती काम के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की खिलाफ वर्जी है। नोटिस में कहा गया है कि तामीराती काम न रुकने पर 10,000 रुपए जुर्माना और सजा का इल्तिजाम है और इसके अलावा जब तक तामीराती काम नहीं रोका जाता हर रोज 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस मामले में जिला अफसर डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिला भर में तामीराती काम देखे जा रहे हैं। नक्शा पास कराए बगैर किसी तामीराती काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। संभल तशद्दुद केस में जख्मी होने वाले वसीम के चचा नसीम ने एक नामालूम तुर्क कम्युनिटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तशद्दुद में गोली लगने से जख्मी होने वाले नौजवान के अहले खाना ने मुरादाबाद में एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे संभल मुंतकिल कर दिया गया है। 24 नवंबर को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट मुरादाबाद में चल रहा था। उसके द्वारा वहाँ पे थाना पाकवाड़ा पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसको जनपद मुरादाबाद की पुलिस ने 0 FIR के रूप में पंजीकृत किया था। वो थाना संभल पे ट्रांसफ़र हुआ है। 10 तारीख को उसमें यहाँ पे क्राइम नंबर लग के रजिस्टर हुआ मुकदमा और साक्ष्य के आधार पे जो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म प्रयागराज में संगम साइट पर पूजा और दर्शन करेंगे और इसके बाद अक्षय वट वृक्ष का मकाम पर पूजा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हनुमान मंदिर और सरस्वती कूपा में भी जाएंगे और पूजा करेंगे और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महाकुंभ 2025 के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रेल और सड़क के मंसूबे शामिल होंगे, जैसे कि 10 नई सड़कों पर पुल या फ्लाई ओवर,
मुस्तकिल घाट और रिवर फ्रंट सड़कें ताकि बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जा सके और प्रयागराज में हमवार राब्ता फराहम किया जा सके। साफ गंगा के तय अपने अज़्म के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दरियाई गंगा की तरफ जाने वाले छोटे नालों को रोकने, नल मोड़ने और ट्रीट करने के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म महाकुंभ मेला 2025 के तरक्याती कामों का भी मुआयना करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मंदिर की अहम राहदारियों का भी इफ्तिताह करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवीरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर राहदारी वगैरह शामिल हैं। इन मंसूबों से अकीदतमंदों की रसाई आसान होगी और रूहानी सयाहत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म कुंभ सहायक चैट बोर्ड का भी आगाज करेंगे। ये चैट बोर्ड महाकुंभ मेला 2025 के बारे में अकीदतमंदों को रहनुमाई और प्रोग्रामों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमेरात को नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र में काबीना की तौसीह पर तबादला ख्याल के दौरान एक खैर सगाली मुलाकात की और इस मौके पर फडणवीस ने वज़ीर-ए-आज़म को छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा पेश किया। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नई दिल्ली का ये पहला दौरा है और इससे कबल बुध को उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काबीना की तौसीह का फार्मूला पहले ही तय हो चुका है और जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में फैसले पार्लिमानी बोर्ड और हमारी सीनियर क़यादत करती है। जहां तक बीजेपी कोटे से वजीर बनाने का ताल्लुक है, हम इस पर फैसला करेंगे और इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपनी सतह पर अपने वुज़रा के नामों का फैसला करेगी। और इससे कबल दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार ने 14 दिसंबर को रियासत में काबीना की तौसीह के बारे में बात की और अब तक सिर्फ फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने हुकूमत में हलफ लिया है और हाल ही में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी ने 132 एमएलए, 57 शिंदे की शिवसेना और 41 अजीत पवार की एनसीपी के महायुति इत्तेहाद ने जीते हैं। और अब बड़ा मसला ये है कि कौन सा महकमा किस पार्टी को दिया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। आज ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। राहुल के हाथरस में अचानक पहुंचने से बीजेपी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी के हाथरस दौरे के बारे में उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि सीबीआई हाथरस केस की तहकीकात कर रही है और मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को अनारकी और फसादात की आग में झोंकना चाहते हैं और लोगों को मुश्तइल करना चाहते हैं। जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान बताया कि हादसे के मुतासरीन के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम जल्द ही पूरे मुल्क में शुरू की जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि ये स्कीम जो 6 रियासतों में राइज है, जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में मुल्क के दीगर हिस्सों में शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत सड़क हादसात के मुतासरीन को अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज फराहम किया जाएगा। शाहराहों पर हादसात की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इज़हार करते हुए नितिन गडकरी ने अराकीन से हर जिले में हादसात से बचाव की कमेटियां तश्कील देने की दरख्वास्त की है, ताकि इस तरह के सड़क हादसात की वजूहात की जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सड़क हादसात उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हैं। शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में सबसे ज्यादा हादसात रिकॉर्ड किए गए हैं।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA जम्मू कश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 19 मकामात पर छापे मार रही है। जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता लोगों से खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं और इस पर इल्जाम है कि इससे वाबस्ता लोग आम आदमी को गुमराह करके और दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे को फरोग देकर बुनियाद परस्त बना रहे हैं। NIA रियासी, बडगाम, अनंतनाग समेत कई मकामात पर छापे मार रही है। और TMC के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कल लोकसभा में दिए गए अपने काबिल एतराज बयान पर माफी मांग ली है। कल कल्याण बनर्जी ने मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नाजेबा तबसरा किया था, जिसके बाद ऐवान में हंगामा हुआ और कार्रवाई में खलल पड़ा। लेकिन आज खबर यह है कि बनर्जी ने माफी मांग ली है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर बनी JPC के साथ कल देवबंद के दारुल उलूम इदारे के साथ मीटिंग हुई, जिसमें दारुल उलूम के नुमाइंदों ने JPC के सामने अपने ख्यालात पेश किए। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने इस मौजू पर JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की। वक्फ बोर्ड का जो कल दारुल उलूम के साथ बैठक हुई थी, उसमें सर क्या चर्चा हुई? वो चर्चा तो अंदर होती है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, सजेशन है, उस पर फिर JPC गौर करेगी। वैसी कोई चीजें जो उनकी मांगे हैं जो सर? देखिए, वो एक JPC की परंपरा है कि JPC में हम विटनेसेज को बुलाते हैं। कल हमने देवबंद दारुल उलूम को बुलाया था। वो एक पुरानी संस्था है और वहाँ से इस्लामिक स्कॉलर पैदा होते हैं, तो हमारा प्रयास है था कि हम उस जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उस पर उस इस्लामिक संस्था का भी हम व्यूज दे सकें। तो कल इसीलिए हमने उनके मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया था, वाइस चांसलर को बुलाया था और उन्होंने अपने व्यूज दिया है, उसको JPC। और कोई इस्लामिक इदारे को भी आप बुलाएंगे सर? आगे बहुत से इदारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाएंगे। जो JPC के सामने काफ़ी करीब 29 बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों में हम स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशंस या स्टेक होल्डर्स या इस तरह से वाइस चांसलर, फॉर्मर जजेज, इन सबको हम बुला रहे हैं। तो ये थे संसदीय समिति जो बनी है वक्फ बोर्ड पे, उसके अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि अभी और संस्थाओं को बुलाया जाएगा, सारे स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। और आसाम हुकूमत ने आधार कार्ड के तरीक़ेकार को सख्त करने का फैसला किया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने बुध के रोज ऐलान किया कि रियासती हुकूमत आसाम में आधार कार्ड के लिए दरख्वास्त दहंदगान की तस्दीक करेगी और इन दरख्वास्त दहंदगान को मुस्तरद कर देगी जिनके अहले खाना ने शहरों के कौमी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त नहीं दी है। आसाम हुकूमत ने गुज़िश्ता सितंबर में आधार कार्ड के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसमें दरख्वास्त दहंदगान के लिए अपने NRC नंबर का हवाला देना लाजमी करार दिया गया था। गुज़िश्ता 2 माह में आसाम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSF ने बड़ी तादाद में बांग्लादेशी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया है। BJP के रुकन पार्लियामेंट दिलीप साइका ने आधार कार्ड से मुतालिक आसाम हुकूमत के फैसले को जरूरी करार दिया है। DD न्यूज के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने इस मामले पर BJP के रुकन पार्लियामेंट दिलीप सहाय के साथ खास बातचीत की है। असम की BJP सरकार ने आधार को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया और इस पर बातचीत हम कर रहे हैं BJP सांसद से। सर, क्या कहना है आपका जो ये फैसला हुआ असम सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार का? देखिए, कल का जो कैबिनेट डिसीजन है असम गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है, भारत के जो डेमोग्राफी है या असम की जो डेमोग्राफी है, उसको अगर अभी हम कंट्रोल, डेमोग्राफिक जो सेंस है उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाता तो आने वाला समय में तो भारत का जो पूर्वोत्तर है, असम है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों, वो लोग मेजॉरिटी बन जाएगा। बहुत सारे बांग्लादेशी जो 71 के बाद आए, उनके आधार कार्ड बन गए होंगे या इस तरह की कोशिशें हैं और बड़ी संख्या में इलीगल आधार कार्ड बने हैं असम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से ऐसे काफ़ी सारे शायद इंस्टेंसेस, उदाहरण सामने आए हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एक बार रीवेरीफाई करने का आधार कार्ड का थ्रू
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सर्कल ऑफिसर के माध्यम से। तो इसका जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड के बिना आजकल कोई भी मतलब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स हो, कोई भी अपना इशू हो, वो नहीं कर सकता है। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने ये सही निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है बीजेपी के, वो समय पर और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का एक आदत बन गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू को भी दे आर पॉलिटिसाइजिंग। ये असम का इशू डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का अपना इशू नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का इशू है। दिलीप सैकिया बीजेपी के सांसद, उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है असम सरकार के द्वारा और ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कैमरामैन आशीष के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वजारत सकाफत एक नई मरकजी सेक्टर स्कीम तख्लीकी भारत तैयार कर रही है। इस पहल के तहत भारत की तख्लीकी मईशत को फरोग देने और भारत की सकाफती दौलत को महफूज रखने के लिए काम किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय का एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना रचनात्मक भारत विकसित कर रहा है ताकि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, भारत की सांस्कृतिक संपदा को उसकी आर्थिक विकास रणनीतियों के तहत एकीकृत करने में दीर्घकालीन अंतराल को संबोधित किया जा सके। 10 करोड़ से अधिक रचनात्मक लोगों, अभ्यासियों और पेशेवरों को लाभ देने की उम्मीद है। यह संस्कृति क्षेत्र में 1000 नए स्टार्टअप का निर्माण, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, AR, VR और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में 15,000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित करना, 20 लुप्त प्राय कला और शिल्पों को पुनर्जीवित करना, अगले 5 वर्षों में भारत के रचनात्मक निर्यात को दोगुना करना, 2030 तक 1 लाख नौकरियों का सृजन करना। एसपी सिंह बघेल ने महाकुंभ 2025 पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत की वजारत सकाफत का मकसद मुल्क की खुशहाली, रूहानी और सकाफती विरसे को जाहिर करने के लिए एक सकाफती गांव कायम करना और इसे चलाने का है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के महकमा सकाफत और सकाफत की वजारत के ताउन से प्रयागराज में 20 स्टेज बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछला भी अर्धकुंभ को बहुत सफलतापूर्वक किया था और 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कर रही है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश की समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित करने और चलाने का लक्ष्य रखता है। प्रयागराज के नाग बासुकी में इस उद्देश्य के लिए संस्कृति मंत्रालय को 10 एकड़ क्षेत्र आवंटित किया है। मेले प्राधिकरण द्वारा 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला गंगा पंडाल स्थापित किया जाएगा। यहाँ सेलिब्रिटी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। शहर भर में 20 मंचों का निर्माण किया जाएगा। यूपी संस्कृति विभाग और संस्कृति मंत्रालय के बीच वितरित किए जाएंगे। और आइंदा साल फरवरी में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। ये इत्तला देते हुए मरकजी सकाफत और सयाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हुकूमत ने महाकुंभ की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुल्क के मशहूर फनकार भी कुंभ में अपने प्रोग्राम पेश करेंगे। प्रयागराज में प्रोग्रामों के जरिए मुल्क की सकाफत की झलक देखने को मिलेगी। पूरे कुंभ के पहला परिक्षेत्र में लगभग 10 से ज्यादा ऐसी जगह चिन्हित करके और संस्कृति मंत्रालय को देने का ऐसा निर्णय किया है जहां हम भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए दिन भर कुछ न कुछ प्रोग्राम अलग अलग तरह से बदल करके पूरे कुंभ में इस तरह के डिपिक्ट कर सके। तो आने वाले समय में कुंभ जो है उसमें भारत के ऐसे ख्यातनाम सारे कलाकार विभिन्न विधाओं के, जिसमें SNA अवार्डीज भी हैं, पद्मा अवार्डीज भी हैं, जिसमें NSD के प्रोडक्शंस भी हैं, हमारी जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं उनके ऐसे अवार्डेड कलाकार जो है वहां रह करके 15 दिन तक अपनी विधाओं का प्रदर्शन वहां करने वाले हैं। और इसके अलावा सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में उनकी ज़ाती कोशिशों की वजह से अब तक 345 ऐसी सकाफत भारत वापस आ चुकी हैं। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां सिंगापुर में जारी आलमी शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें राउंड में भारत के डी गोगेश और चीन के डिंग लेरिन आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए मैचों में 13 राउंड के बाद दोनों ही खिलाड़ी
6.5 पॉइंट के साथ बराबर पर हैं। ऐसे में आज होने वाले फाइनल मैच में जीत के साथ ही गुगेश के पास सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बनने का मौका है। और इससे कबल बुध को खेला गया 13वां राउंड का मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और अब इस चैंपियनशिप में सिर्फ एक और खेल बाकी है। अगर चैंपियनशिप 14 राउंड के बाद बराबर हो जाती है तो फातेह का फैसला तेज वक्त के कंट्रोल के जरिए किया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।